गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बताएंगे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं और स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। कोई बताएंगे ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है कि नहीं। है ऑनलाइन में बताएंगे एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है। कैसे हैं आप सब? ठीक है, आपका इंटरेक्शन ज़रूरी है ना। तो ऐसा है कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग अभी प्री में सिलेक्शन लिए होंगे, और अगर कोई है जो प्री में सिलेक्शन नहीं लिए और वीडियो देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हेल्प करेगा ही आपको। क्योंकि अभी फिर से एसएससी का जो एग्ज़ाम होगा उस पर भी पोस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। इलेक्शन वाला ईयर है सेंटर का, तो पोस्ट अच्छा खासा रहेगा इसमें भी। तो एसएससी का एग्ज़ाम आप टारगेट कर सकते हैं। उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला जो मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी लगती है वो है इसका टाइम टेबल। सही टाइम पे एग्ज़ाम होना, उसका रिजल्ट से लेके उसका मेंस और उसका फिर चेकिंग जल्दी जल्दी सब हो जाता है। उसका जो फिर नियुक्ति भी जो होती है वो भी जल्दी होती है। तो ये इसका एडवांटेज है। और अभी सिचुएशन को देखते हुए आपके लिए एग्ज़ाम सबसे बड़ा होने वाला है आपके लिए। लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, मैं 30 दिन का बता रहा हूँ आपको, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है जिसमें आपको मेंस का प्रिपरेशन करना होगा। तो मेंस का प्रिपरेशन में ये है कि मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक कोई मेंस का एग्जाम दिए होंगे। सेमेस्टर एग्जाम्स अलग चीज है। क्या आप में से कोई मेंस का एग्जाम दिया है, चाहे वो ईएससी का हो या एसएससी का हो? बताइए। तो मेंस का एग्जाम आप नहीं दिए हैं। अब एसएससी में क्या है कि ईएससी का और एसएससी के पैटर्न में पहला डिफरेंस तो ये है कि ईएससी के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा टफ रहते हैं और इसका हल्का सा लेवल कम रहता है। दूसरा एक चीज़ जो है कि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और समय कम रहता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे, सिर्फ 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। आप किस तरीके से प्लानिंग अपना करने वाले हैं ये बहुत मैटर करता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर करेंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप 150 प्लस या 170 प्लस स्कोर करते थे तो बहुत बढ़िया रहता था। मैं आपको 2-3 साल पहले का बात बता रहा हूँ, ठीक है। पिछला एसएससी के पिछले एसएससी तक का, उसके पहले का जो था, ये मार्क बहुत बेस्ट रहता था। और जो 200 प्लस लाता था फिर उसका तो रैंकिंग बहुत अच्छे में रहता था। अब वो सिचुएशन नहीं है। अभी सिचुएशन बदल गया है। आपको इतना तो मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन में स्टैंड करना है। उसका रीजन ये है कि अभी सबके पास सोर्सेस अवेलेबल हैं। सबको पता है कि किस तरीके से पढ़ना है, सबको पता है कि गाइडेंस अवेलेबल है आपका हर जगह से। तो 200 प्लस तो आपका मस्ट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 230 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और इतना स्कोर करने पे आप गारंटीड सिलेक्शन लेंगे और आपका रैंक भी बहुत अच्छा आएगा। रैंक अच्छा आएगा तो आपको जो आपका डिजायर्ड डिपार्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम कब होने वाला है? हम्म 26 फरवरी। आप सभी कब सोचे थे एग्जाम होने का है? मार्च। एग्जाम डेट क्या पहले से क्लियर था 26 फरवरी? एक हफ्ता पहले आया है। उससे पहले टेंटेटिव क्या दिया था? मार्च। अच्छा, कैलेंडर में था ही नहीं। पहला तो शॉकिंग ये रहा होगा कि आपको लगा ही नहीं था कि आपका सिलेक्शन होगा। आपके मार्क्स के हिसाब से शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिनको लगा होगा कि मेरा होने का चांस नहीं है ज्यादा, क्योंकि पिछला वाला कट ऑफ आपने देखा होगा। अब क्योंकि इस बार पोस्ट ज्यादा है तो कट ऑफ भी कम गया है। इस बार कितने पोस्ट हैं? किसको कोई आइडिया है कितने पोस्ट हैं अभी इस बार?
कैसे आप बता रहे हैं 2000 अप्रोक्स है? आरटीआई में क्या बोला है? 1:6 में लूंगा बोला है। टोटल 2000, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी है। अच्छा, ये सिविल का ही है। 2000 पोस्ट 640। ठीक है, इतने अच्छा, कुछ और रहते हैं लेकिन उसका पोस्ट कम रहता है, कम पोस्ट में रहते हैं, उसमें मेजर यही रहते हैं। 2000 पोस्ट का पहले तो आप महत्व समझिए। 2000 पोस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो सेंटर का एग्जाम है तो 2000 तो ठीक है, लेकिन 2000 पोस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर सही प्रिपरेशन करेंगे आप आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। एक सेकंड, आप अगर ये सेशन को देख रहे हैं, मेरा मानना है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हमारा बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, बहुत आसानी से हो जाए। मैं शुरू में ही ये बता दूं कि बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा और जो मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन है वो आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या वेटेज होते हैं। ये इस तरीके से मैं बताऊंगा, 10-12 साल का मैंने पेपर देखा है और उसमें से किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से निकाला हुआ है। उसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। जरूरी नहीं कि उस सब्जेक्ट में आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन ये कम से कम टॉपिक्स जो है अगर आप पढ़ेंगे, आप मेजर ऑफ द बल्क पोर्शन जो होता है एसएससी मेंस का वो आप कवर कर लेंगे। न्यूमेरिकल और थ्योरी को अटेम्प्ट करने के मैं कुछ अपने एंड से टिप्स बताऊंगा और कुछ मिसलेनियस कि आप एग्जाम हॉल में क्या कर सकते हैं और किस तरीके से एक एग्जामिनर को अपने राइटिंग से इंप्रेस कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसा भी है ना कि आपका आंसर शीट चेक होने वाला है किसी एग्जामिनर के द्वारा। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है, आप टिक किए, वो अगर सही है तो आपका मार्क सही है और नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है कि आपका थ्योरेटिकल आंसर भी आपको देना है, न्यूमेरिकल भी देना है और कोई सेमेस्टर की तरह आपका एग्जाम को चेक कर रहा है, जबकि एसएससी में यह भी देखा गया है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल टाइप से रहता है। हो सकता है कि सेम आंसर शीट रहे, सेम टाइप का आंसर रहे, लेकिन कोई एग्जामिनर उसको 5 नंबर दे रहा है और कोई उसको 7 नंबर दे रहा है। ये बहुत देखने को मिलेगा और ये ज्यादातर आप देखेंगे थ्योरी में। न्यूमेरिकल इस रेस्पेक्ट में बहुत अच्छा होता है क्योंकि अगर आपका मार्क आपका जो स्टेप है वो सही है, आपका आंसर सही है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे या बहुत ही कम नंबर आपका कटेगा। थ्योरी में आपका ये रहता है कि आप पूरा लिख दिए तो भी एग्जामिनर चाहे तो आपको 50% से भी कम नंबर दे सकता है और आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। आप पिछले जो आंसर शीट है ये जरूर देखिएगा, आपको यूट्यूब में या कहीं पे मिल जाएगा कि किस तरीके से आंसर टॉपर्स ने या सिलेक्शन जिसने लिया है उसने किया है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। आपको पता है कि पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। हिंदी का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा क्योंकि आप में से मेजर जो होंगे वो इंग्लिश पे ही वर्क करेंगे। कितने सेक्शंस होते हैं? 6 सेक्शंस होते हैं। ये सभी आपको पता है लेकिन फिर भी मैं जल्दी से ये सबको ब्रीफ कर दूंगा। 6 सेक्शन होते हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, हर एक सेक्शन 60 मार्क्स का होता है और ईच सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं? 2 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन हो सकता है, 4 क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, और उसके मार्क्स कितने हो सकते हैं? 10 मार्क से स्टार्ट करके वो 30 मार्क तक हो सकता है। अभी 5 मार्क वाले क्वेश्चन या 40 मार्क वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, अब देखने को मिलते हैं 10, 15, 20, 25, 30।
इसमें से आपको कोई एक देखने को मिलेगा, उसके जो मार्क रहेंगे। 4 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकता है, उससे एक सेक्शन बनेगा आपका। और ऐसे ही आपको 5 सेक्शन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 6। ठीक है, आप 6 के 6 अटेम्प्ट करके जाएंगे और आपका बेस्ट ऑफ 5 देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, वो 5 चेक होगा और वो 5 के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है प्लीज उसका आंसर मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा किए कि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से बनाया, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन अच्छे से बनाया, तीसरा सेक्शन आपको डाउट था, आपने पहला पार्ट बनाया, बाकी 3 पार्ट नहीं बनाया आपने, ठीक है, चौथा सेक्शन आपने बनाया, 5वां सेक्शन बनाया और 6वां सेक्शन बनाया, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 1 2 4 5 6 चेक होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एग्जामिनर 1 2 3 को भी चेक कर दे, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है उसको। जो सेक्शन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है उस सेक्शन के कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छुएंगे। इतना क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है एसएससी में, मेंस में, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस बनाने, आप प्रीवियस ईयर तो देखे ही होंगे। वो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर है कि अगर मैं एट प्रेजेंट आपको उसको बनाने बोलूं अच्छे से, तो अगर आप 50% बना देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी 2 घंटे में। लेकिन वो आपको बोल रहा है कि 5 सेक्शन बनाओ, और 5 सेक्शन में मान के चलिए 3-3 के एवरेज के हिसाब से 15-16 क्वेश्चन है 200 मिनट में। 200 मिनट 120, मतलब 2 घंटा 120 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बनाने हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है? 8 मिनट 7 मिनट। उसमें आपके न्यूमेरिकल भी हैं, उसमें आपके डिजाइन वाले क्वेश्चन भी हैं, और उसमें आपका डेरिवेशन वाला पार्ट भी रहेगा। ये सभी के साथ आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा, लिख के वो भी। और लिखने का आप लोगों का आदत है नहीं, आप अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छोटे छोटे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप के। इसमें तो ऐसा नहीं है, आपको डिजाइन पूछा तो 2 पेज 3 पेज तक जाएगा वो। आपको लिखने का आदत अच्छे से लगाना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं बाकायदा आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना पड़ेगा। कोई थ्योरी भी है तो भी आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि थ्योरी का मैं 5 पॉइंट को बस पढ़ लूं और दिमाग में रख लूं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद का राइटिंग से समय दे दे के लिखना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम हॉल में पेन चलेगा। आप अभी प्रैक्टिस करते वक्त अगर पेन नहीं चलाएंगे तो एग्जाम हॉल में भी वो नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट वाइज कुछ मैं वेटेज बता देता हूं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट को और पूरे टॉपिक को पढ़ते हुए चलें, ठीक है। आप अगर चाहें तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पूरा पढ़ें, जिससे ज्यादा मार्क्स आता है, जो ज्यादा वेटेज रखता है, और वो सब्जेक्ट जिनका मतलब आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना है तो उनके वो टॉपिक्स को पढ़िएगा जिससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं जो है सब्जेक्ट वाइज तो बताऊंगा, और उसके बाद उन सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आपको मैं बता दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको भी मैं बता दूंगा, कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम वो टॉपिक को पढ़ के चले जाना, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपका सब्जेक्ट है उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उससे कितने मार्क्स बन रहे हैं। याद रखिएगा कि एसएससी में आपको अटेम्प्ट 300 नंबर का करना है, लेकिन वो टोटल मार्क्स 360 है, 6 सेक्शन है, ठीक है। मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट में मैं सबसे पहले बोलूंगा सॉइल। मेरे हिसाब से सॉइल है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एसएससी मेंस में। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सॉइल के क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, और मैक्सिमम जो मार्क्स रहते हैं, मैक्सिमम वेटेज जो रखता है वो सॉइल ही रखता है। सॉइल में 3 से 4 क्वेश्चन इन जनरल पूछे जाते हैं। मैं ये जो है 12 ईयर्स जो है प्रीवियस 12 ईयर्स का डेटा के हिसाब से मैं एवरेज करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। 11-12 साल का एवरेज करके मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। 60 से 70 मार्क्स जो है इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं एनवायरनमेंट, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और इसका भी जो वेटेज है वो 40 से 50 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन।
इरिगेशन से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी वेटेज जो है 25 से 35 नंबर के बीच में देखा गया है। लेसी कैनेडी ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है, बता दूंगा टॉपिक भी मैं। आरसीसी 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हैवी रहेंगे, 25 से 30 मार्क के कैरी करेगा आरसीसी। बिल्डिंग मटेरियल ये भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, जनरली थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन कभी कभार न्यूमेरिकल भी पूछता है, 25 से 30 मार्क इसका भी वेटेज है। बीएमसी के बाद आपका हाइड्रोलॉजी है। हाइड्रोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इजी पोर्शन है तो मेरे हिसाब से तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। 10 से 15 नंबर इसका वेटेज है हाइड्रोलॉजी का। एफएम, प्योर एफएम से एक ही क्वेश्चन है, 10 से 15 नंबर के। स्टील 1 से 2 क्वेश्चन, 20 से 25 मार्क इसका भी वेटेज है। सर्वे 1 से 2 क्वेश्चन, इसका भी 20 से 25 मार्क सर वेटेज है। सोम 1 से 2 क्वेश्चन, 20 से 25 मार्क इसका भी वेटेज है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग 1 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कभी कभार ही 2 देखा गया है, इसका भी 10 से 15 नंबर वेटेज है। एक है आपका हाईवे एंड रेलवे, हाईवे और रेलवे, इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं और उसका वेटेज है 25 से 30 मार्क। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, सॉइल है 3 से 4 क्वेश्चन, 60 से 70 मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं 60 से 70 मतलब अगर आप 300 में से 60 नंबर आपका यहीं से मिल रहा है, मतलब 20% तो यही वाला पार्ट है सॉइल। एनवायरमेंट है 2 से 3 क्वेश्चन, 40 से 50 मार्क। इरिगेशन है 2 से 3 क्वेश्चन, 25 से 35 मार्क। आरसीसी 1 से 2 क्वेश्चन, 25 से 30 मार्क। बीएमसी 1 से 2 क्वेश्चन, 25 से 30 मार्क। हाइड्रोलॉजी 1 क्वेश्चन है, 10 से 15 मार्क। एफएम 1 क्वेश्चन है, 10 से 15 मार्क। स्टील 1 से 2 क्वेश्चन, 20 से 25 मार्क। सर्वे 1 से 2 क्वेश्चन, 20 से 25 मार्क। सोम 1 से 2 क्वेश्चन, 20 से 25 मार्क। एस्टिमेशन कॉस्टिंग 1 या 2 क्वेश्चन, 10-15 मार्क। हाइड्रोलॉजी रेलवे 2-3 क्वेश्चन, 25 से 30 मार्क। इसमें से आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा इन सभी सब्जेक्ट्स के, जिसको आपको फोकस में रखना है। मैं जो टॉपिक बताऊंगा उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होंगे तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी मैं कुछ टॉपिक्स को एकदम इंपॉर्टेंट करके स्टार बता दूंगा कि उसको तो कम से कम करना ही है। कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप स्किप करें, अब मान के चलिए आपको स्टील स्किप करने का मन कर रहा है, तो एटलीस्ट जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको करके आप बाकी चीजों को स्किप करेंगे तो चलेगा। 30 दिन का आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि 3 महीना 4 महीना है और आप पॉइंट बाय पॉइंट और टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से बना बना के कर रहे हैं। उतना समय आपके पास है नहीं। आपको प्रिसाइज वे में वही पढ़ना होगा जो एसएससी में पूछा जाता है। पैटर्न देखिए, जनरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सबसे बढ़िया फायदा यह है कि प्रीवियस ईयर को बढ़िया से लगाते चलिए, फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन। और अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी फंसे तो कम से कम उस पोर्शन के आसपास वाला चीज को आपको पूछेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो टॉपिक के एकदम अलग ही कर दिया। आप एसएससी का ट्रेंड देख सकते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं।
बताइए। हम्म 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 नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको थ्योरेटिकल वाला पार्ट को बताऊंगा, उस समय मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपके क्वेश्चन का ये बता देता हूं कि कभी भी आपको थ्योरी में फुल मार्क्स मिल ही नहीं सकते। आप अगर ये सोचें कि मेरे को 15 में से 15 मिले, पॉसिबल ही नहीं है। मैं देखा ही नहीं हूं कि आप पॉइंट वाइज लिखें और 15 में 15 मिल गया हो, नहीं मिल पाएगा। आप अगर उस क्वेश्चन में 10-12 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत स्कोर कर रहे हैं, पहला तो दिमाग में ये रख लीजिए। और वो भी आप तब स्कोर करेंगे जब वो 7 पॉइंट को लिखेंगे। अगर आप 4 पॉइंट को लिखे तब तो आपको और कम नंबर मिलेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में स्कोरिंग बहुत मुश्किल होता है। स्कोरिंग आपका कहां पे होगा? न्यूमेरिकल में। सही तो पूरा पूरा मार्क मिलता है, डिजाइन में पूरा पूरा मार्क मिलता है, डेरिवेशन में पूरा पूरा मार्क मिलता है, और ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, ज्यादा समय नहीं लेता है। और थ्योरी वाला पार्ट आपका समय भी ज्यादा लेगा, मेहनत भी ज्यादा लेगा, और मार्क भी आपको कम देके जाएगा। सेफ रहता है, मैं समझ रहा हूं, थ्योरी थोड़ा सा सेफ लगता है हमको। आपको पूछ दिया गुड क्वालिटीज ऑफ टिम्बर क्या है, बढ़िया है, बना बना के लिख रहे हैं। आप ये सोचे, लेकिन जब आप बना बना के लिख रहे हैं तो आपका समय भी तो जा रहा है, और क्या वो समय का एकदम प्रोडक्टिविटी आपके मार्क्स में दिखा कि नहीं दिखा? मैं आगे टिप्स में आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, और क्या क्या चीजों को बाद के लिए बचा के रखना है। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो, लेकिन उस पॉइंट पे या उस समय पे आपको उसको स्किप करना होगा। आप उस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करेंगे या नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, वो वाले सेक्शन को, क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको नुकसान देगा। चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। टॉपिक वाइज वेटेज नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको सॉइल का। पता ही है, मैं कोई भी चीज यहां पे ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आप लोगों को नहीं पता है। आप लोग अभी प्री क्लियर किए हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपको भी ये सब का एक्सपीरियंस हो गया है, या आपको और सोर्सेज भी मिल जाएंगे जहां पे ये आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सामने वाला जब बता रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाता है और आप उसको सही मानते हैं। और मैं भी वही चाहता हूं कि मेरे अगर कुछ एडवाइस देने से आपका अच्छा हो जाएगा तो फिर ये मेरा बहुत बड़ा काम रहेगा मेरे मन के लिए। सॉइल में क्या है आपका? शियर स्ट्रेंथ, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, ये मेरा जो एनालिसिस है या मैं जो सोचता हूं उस पे बेस्ड है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करने पे ऐसा होगा। ये मेरा मानना है और इसको आप फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके ऊपर एक स्टार लगा दूंगा। सॉइल आपको पढ़ना है तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो आपको पढ़ना रहेगा, लेकिन जो स्टार है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा। इस तरीके से कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन हो गया। अर्थ प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, राइटिंग समझ नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस का जो क्वेश्चन रहता है बहुत आसान रहता है और बहुत हेवी मार्क्स भी कभी कभी आता है, 25 मार्क 30 मार्क का भी आ जाता है। 3 फेज डायग्राम बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 फेज डायग्राम क्या लैग हो रहा है क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन
स्क्रीन नहीं आ रहा है, देख लेंगे। पूछिए तो कनेक्ट करना पड़ेगा। आ रहा है ना, अब बताएंगे। इसको कनेक्ट है कि नहीं, आ रहा है ना स्क्रीन और आवाज आ रहा है क्या, आवाज ठीक है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्लियर क्लियर है कि नहीं, ब्लर है, नेट का इशू हो सकता है। यहाँ पे एक और सिस्टम पे हमने खोल रखा है, वहाँ पे सही आ रहा है, बताएंगे। क्लियर है, बताइए। सभी का ब्लर आ रहा है क्या? ठीक है, 3 फेज डायग्राम है, वेल हाइड्रोलिक्स है, वेल हाइड्रोलिक्स के बाद है आपका एसपीटी सीपीटी वाला जो टेस्ट रहता है वो, प्लेट लोड टेस्ट। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे, प्लेट लोड टेस्ट को, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एसपीटी सीपीटी भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका शैलो एंड डीप फाउंडेशन। क्योंकि ये सॉइल है और इसके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सब्जेक्ट को तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है। शैलो एंड डीप फाउंडेशन, ये सॉइल वाला पार्ट हो गया। सॉइल के बाद मैं हाईवे बता रहा हूं आपको। हाईवे बहुत सिंपल टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं और वही टॉपिक को बार बार पूछता है। एसएसडी और ओएसडी तो ऑलमोस्ट हर साल पूछ रहा है। किसी का माइक चालू है तो बंद कर देंगे ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जियोमेट्रिक डिजाइन। जियोमेट्रिक डिजाइन आपका ओएसडी और एसएसडी निकालने वाला जो होता है, ऑलमोस्ट हर साल पूछता है ये चीज को। एक और टॉपिक इसमें लिख लेंगे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन। फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसके बाद आपका सर्वे। सर्वे में आपका चेन सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपास, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, लेवलिंग आपका राइज एंड फॉल वाला, और हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी, रेसिप्रोकल लेवलिंग, कंटूर। चेन सर्विंग और कंपास को तो बहुत अच्छे से करेंगे आप, पूछता ही पूछता है। इसमें आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया तो टोटल डिस्टेंस में क्या चेंज आया ये सब पूछेगा। कंपास में एंगल वाला, इंक्लूडेड एंगल और ये सब पूछ लेता है। इसके अलावा आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग इंपॉर्टेंट है और कंटूर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में पूछ लेता है कंटूर को, इसके कुछ पॉइंट्स।
नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सो इसमें है आपका एसएफडी एंड बीएमडी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका स्ट्रेस डिफ्लेक्शन भी पूछता है, स्ट्रेस वाले क्वेश्चंस, डिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस। टॉर्शन, इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन है वो पूछता है। स्क्रीन विजिबल आ रहा है ना कि ब्लर है? आरसीसी, आरसीसी में डिजाइन एंड एनालिसिस किस किस का रहता है? बीम का, स्लैब का, कॉलम, फुटिंग। बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, हर साल पूछता है। और ऐसा टॉपिक है कि अगर आप एक बार इसके डिज़ाइन स्टेप्स को समझ लिए तो बस आपको डेटा चेंज करना है और डेटा के हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें अगर आप सही से किए तो। ध्यान ये रखना है कि इसमें कोडल प्रोविजंस भी अच्छे से मेंशन करने होंगे आपको। तो बीम इसमें इंपॉर्टेंट है, कॉलम भी इंपॉर्टेंट है, फुटिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्लैब को भी देख के जाना है आपको। ये तीनों को देख के जाइएगा ही, बीम, कॉलम और फुटिंग को। नेक्स्ट है आपका स्टील। स्टील में है आपका बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक एनालिसिस। जब मैं यहाँ पे कोई टॉपिक लिख रहा हूँ मतलब ये है कि एसएससी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। कोई स्टार मार्क लगा रहा हूँ मतलब ज़्यादा चांसेस है कि इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का। प्लास्टिक एनालिसिस है, शेप फैक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें आपका बोल्टेड रिवेटेड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वेल्डेड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन, इसमें आपका कैनाल डिजाइन, लेसी से या कैनेडी से। अब इससे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। या तो आपको डिजाइन पूरा पूछ लेगा, डिजाइन स्टेप्स क्या हैं, या जैसे आपने अभी पूछा था कि डिसएडवांटेज वाला एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ दिया, या आपको पूछ दिया कि क्या इंप्रूवमेंट लेसी किया कैनेडी के ऊपर और क्या डिसएडवांटेज फिर भी रह गया है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। इसमें दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी डैम, डैम से क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी भी पूछ सकता है और आपका न्यूमेरिकल टाइप भी पूछ सकता है। ग्रेविटी डैम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ड्यूटी डेल्टा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपका, कैनाल डिजाइन, ग्रेविटी डैम, ड्यूटी डेल्टा, किसी को भी छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट है आपका एफएम। एफएम में आपका मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन डिजाइन करने को पूछ सकता है। इसके अलावा आपका लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, ओसीएफ वाला पार्ट भी इसी में बता रहा हूं मैं। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन है, लेमिनार फ्लो है, हाइड्रोलिक जंप है,
टरबाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, टरबाइन के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा पैरेलल एंड सीरीज पाइप कनेक्शन, इसके भी क्वेश्चन पूछते हैं। टरबाइन वाला पार्ट को अच्छे से करेंगे, मोस्ट एफिशिएंट वाला सेक्शन वाला पार्ट को अच्छे से करेंगे, पैरेलल और सीरीज पाइप कनेक्शन को अच्छे से करेंगे। मान के चलिए आपके पास 3-4 महीना रहते, तब तक कोई ये स्टार मार्क वाला बात ही नहीं रहता। आपको हर टॉपिक को अच्छे से करना ही करना है। 30 दिन है, आप 12 सब्जेक्ट को भी अगर आप ले लीजिए, 13 भी बोलते हैं, 11 भी बोलते हैं, 14 भी बोलते हैं, आप 12 मान के चलिए, 12 के हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपको एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। आपको एक सब्जेक्ट के लिए कितना दिन मिल रहा है, और एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपको 1-1.5 दिन मिल रहा है तो उसमें आप कितने टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। एकदम ज्यादा करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़िएगा मत। ध्यान रखिएगा कि आपको वो सेक्शन को अच्छे से कवर करने ही होंगे जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। स्मार्ट अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद है आपका एनवायरनमेंट। इसमें आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बाद आपका सेडिमेंटेशन है, इसका डिजाइन भी पूछ लेता है। सेप्टिक टैंक है, इसमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड और ये सब भी पूछता है। रैपिड रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेडिमेंटेशन टैंक का जो डिजाइन है ना, इसको भी अच्छे से देख के जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल थ्योरेटिकल ही पूछेगा, बहुत कम चांस है कि इससे कोई न्यूमेरिकल पूछे। जो आपके टॉपिक है वही है। इसमें सीमेंट है, कंक्रीट है, टिम्बर है, ब्रिक है, स्टोन है, लाइम है, मोटार है। इसमें आप कंक्रीट और टिम्बर को अच्छे से देख के जाएंगे और ब्रिक को। वर्कबिलिटी वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछ रहा है। टिम्बर में वो गुड क्वालिटी टिम्बर वाला क्वेश्चन पूछता है। ब्रिक का गुड क्वालिटी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले बुक पूछ लेता है या टेस्ट पूछ लेता है। थ्योरी है, आप जानते हैं, लेकिन इसमें आपको स्मार्ट रहना पड़ेगा कि थ्योरी पूछा है का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा राम कथा लिखना स्टार्ट कर दें और पूरा समय आपका वहीं पे दे दें। मैं देखा हूँ वर्कबिलिटी का 30 मार्क का क्वेश्चन आया, आप कितना लिखोगे कि 30 मार्क पाओगे? आप जितना भी लिखो आपको 30 मार्क तो मिलेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया लिख दोगे तो भी आप 20+ ही जाओगे। इसीलिए जब भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाएं थोड़ा देख समझ के बनाएं कि आपको अपने समय के हिसाब से कितना प्रोडक्टिविटी उससे मिल रही है, कितना मार्क आपको मिलने के चांसेस हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद सीपीएम है। इसके बाद सीपीएम में आप इसको देख लीजिएगा, सिंकिंग फंड, डिप्रिसिएशन। थ्योरेटिकल पूछता है इससे, न्यूमेरिकल भी कभी कभार आता है। दोनों को अच्छे से देखेंगे। इसके डेफिनेशंस पूछता है, सैल्वेज वैल्यू ये सब भी पूछ सकता है। इसमें कुछ डाउट है अभी तक?
बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, मान के चलिए 5 स्टेप का आपका न्यूमेरिकल है, आपने तीसरा स्टेप में गलती किया है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेप ठीक था, दूसरा स्टेप ठीक था, तीसरे स्टेप में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, चौथा स्टेप भी ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका वैल्यू गलत था तो ये गलत आया, इसका वैल्यू गलत था तो ये गलत आया। आपका जो मार्क का रेंज है वो वेरी करेगा 8 से लेके 12 के बीच में। अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कौन है। इसका कुछ रूल नहीं है कि इतना गलत है तो आपको इतना मार्क देना है, ऐसा नहीं रहता है। जो चेक करने वाला है उसके विवेक के ऊपर है कि वो कितना मार्क देगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि आपका एकदम पूरा काट के 0 कर दे, ऐसा नहीं होगा। आपके स्टेप्स आपने जो लिखे हैं वो सही हैं, आपका अप्रोच सही है तो आपको मार्क जरूर मिलेगा। अब वो सामने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना मार्क देना चाह रहा है आपको। सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने का वहां पे जरूरत नहीं है और आपके पास समय भी नहीं है। आप एक बार फॉर्मूला लिखोगे, आप उसको पुट करोगे, उसके बाद वाला एक ठोक स्टेप लिखोगे, फिर आंसर लेके आओगे, कोई मतलब नहीं। आपने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला के बाद आपको डेटा आपने पता है, वहां पे लिख दिया आप ये का ये है, बस हो गया, फिर आंसर लाइए, और क्या। सिंपल सा बात है। कैलकुलेटर अलाउड है तो इंसान कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज करेगा ना। अब कैलकुलेटर यूज नहीं करने का रहता और सिर्फ ये दिखाना रहता कि स्टेप क्या क्या है पूरा, तो अब तो आप लिखते ही। अब कैलकुलेटर दिया है तो डायरेक्ट आंसर लाओगे आप। मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूं, ठीक है, कि आप किस तरीके से इन चीजों को देखेंगे, किस तरीके से आप अपना अप्रोच रखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि अपना कैलकुलेशन को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपके पास समय उतना नहीं है, आप हड़बड़ाएंगे और गलती करेंगे। आने वाले क्वेश्चन को अगर आपने सिली मिस्टेक करके गलत किए, आप पीछे हो जाएंगे। मान के चलिए कि कोई न्यूमेरिकल 15 मार्क का है, एसएसडी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आपने गलती करके वो 15 नंबर में कोई गलती कर दिया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। अब एग्जामिनर सोचा कि यार ये तो गलत कर दिया, मैं 6 नंबर दे देता हूं। कोई 8 नंबर दिया, ठीक है, 7 नंबर मिला, 9 नंबर मिला, लेकिन वहां पे आप पूरे के पूरे 15 नंबर ला सकते थे। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो केयरफुली सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर है लेकिन आपके पास समय नहीं है और आप हड़बड़ाएंगे, और एक बार सिली मिस्टेक हुआ तो आप वो क्वेश्चन पे अपने मार्क गवा रहे हैं जिसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते थे। थ्योरी ऐसा पार्ट होता है जिसमें पूरे नंबर नहीं मिलते आपको, लेकिन न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिलते हैं। आपको पता था फिर भी आप गलत किए, आप फिर पीछे हो जाएंगे। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें तो उसको कैसे करेंगे, आप केयरफुली करेंगे, ध्यान से करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कॉमन सेंस का बात है, इसमें अलग से बोलने का क्या है। कैलकुलेशन अलग से बोलने का नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे ऑब्जेक्टिव वाला भी पेपर दिए होंगे तो आप सिली मिस्टेक करके कितने अपने मार्क्स गवा के आए हैं। इसमें अगर ये होगा तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो कैलकुलेशन को आप देखेंगे अच्छे से। कैलकुलेटर कौन सा लेके जाएंगे, बताइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना यूनिट जो है उसको रखिए, स्टैंडर्ड यूनिट में रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एग्जामिनर के पास जो आंसर शीट होगा वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में होगा। आप जनरली जो वो क्वेश्चन बनाते हैं तो वो किस यूनिट में रहता है, आप उसी यूनिट में रखने का कोशिश कीजिए। और अगर आप उस यूनिट में नहीं भी रख पा रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का बात नहीं है, वो मार्क नहीं काटेगा। एक सही एग्जामिनर होगा तो उस चीज के लिए नहीं काटेगा मार्क। अलग से पूछ दिया है ब्रैकेट में इन किलो न्यूटन, तब तो आपको किलो न्यूटन में दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई और यूनिट में रखे हो, आपका गलती नहीं है तो आपका मार्क नहीं कटेगा। हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो।
हम्म हम्म अच्छा, वो मैं भी देखा था वो वाले आंसर को। अब उन्होंने उसको आंसर ले लिया है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं दोनों नहीं करना पड़ेगा, आप किसी एक में ही कीजिएगा। दोनों में करेंगे इतने बड़े क्वेश्चन को तो कहां से समय लाएंगे। उसका आप अभी से नहीं बोल सकते ना। थ्योरी में भी ऐसा होगा कि आप पूरा 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिख के आएंगे, लेकिन आपको 20 में से जो है 12 नंबर दे देंगे, उसमें आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपका काम यह होना चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। मान के चलिए आपका 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में मान के चलिए 17 क्वेश्चन है, 3-4 का एवरेज करके मैं बोल रहा हूं। 17 क्वेश्चन में पूरा 17 अटेम्प्ट होना चाहिए आपका। कोई बीच में एक क्वेश्चन ऐसा फंस भी गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, उसको पूरा ब्लैंक छोड़ के नहीं आएंगे। कोई न्यूमेरिकल है, आपको उसका फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं है, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना है, लेकिन आपने सेक्शन अटेम्प्ट कर दिया है क्योंकि बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते थे। उस क्वेश्चन में आप कम से कम डेटा लिख के आएंगे और उसके बारे में जो भी है लिख के आएंगे, उसको पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। पूरा ब्लैंक छोड़े मतलब क्या होगा, 0 नंबर है, वो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ लिख के आएंगे, एग्जामिनर को थोड़ा तो लगेगा कि नहीं भाई इसने कुछ लिखा है, चलो 1 नंबर दे देता हूं, 2 नंबर दे देता हूं। पहली बात तो वो सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता। बाई चांस ऐसा अगर सिचुएशन आ गया तो आप पूरा छोड़ के नहीं आएंगे। बताइए। सी नहीं बन रहा है। अरे भाई अलग से नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। आपने एसएससी का पैटर्न देखा है कि नहीं देखा है पता नहीं। आपके आंसर शीट में क्वेश्चन पहले से प्रिंटेड होगा और उसका स्पेस दिया जाएगा आपको। ठीक है, मैं आपको उसका भी पैटर्न बता देता हूं। ये पहला क्वेश्चन है, पहला सेक्शन है, ठीक है, 1 है और 1 का ए है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके आंसर लिखने का स्पेस दिया हुआ है। वो डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन किस टाइप का, उतना स्पेस आपको देगा। जिस क्वेश्चन का आंसर छोटा रहेगा उसके लिए 1 पेज देगा मान के चलिए, और जिसका बड़ा रहेगा तो 2-3 पेज 4 पेज भी देगा। अगला पेज आया, ये उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। फिर उसमें क्या रहेगा, बी रहेगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसका 2 पेज में है आंसर, मतलब उसका आंसर। ये कौन सा नंबर का पेज हुआ, 1, ये 2, ये 3। अब अगला पेज में क्या आएगा, सी वाला क्वेश्चन रहेगा, ये भी 1 पेज का है, ठीक है। तो ये चौथा पेज हो गया। अब 5वां पेज में मान के चले सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया आपका। आपको यहीं पे लिखना है। पहले वैसा होता था जिसमें आपको आंसर शीट दिया जाता था और आप 1A B C लिखे और D मान के चलिए नहीं लिखे हैं तो लास्ट में लिख रहे हैं D। तो उसमें क्या हुआ कि दिक्कत हुआ एग्जामिनर को चेक करने में और बाद में बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आए। उसको फिर इस तरीके से शिफ्ट किया गया। क्लियर है चीज? हाँ, वो सफिशिएंट रहता है, वो सफिशिएंट रहता है। और अगर आपके लिए वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। वो मोर देन सफिशिएंट रहता है, ठीक है। कोई आंसर आप मैक्स टू मैक्स अगर 1 पेज का लिख सकते हैं तो 1 पेज से ज्यादा देता है। कोई न्यूमेरिकल आपका 1 पेज में बनेगा तो 2 पेज देगा, सफिशिएंट रहेगा, उसका चिंता मत कीजिए। जो आंसर के लिए जितना स्पेस दिया है आपको उसमें लिखना पड़ेगा। आप इसका आंसर को उस वाले पेज में ऐसा करके नहीं लिख सकते कि 2 का सी को मैंने आप यहां पे छोटे में निपटा दिया और 2 का भी क्योंकि मैं पेज काट दिया था तो 2 का भी यहां लिख दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो स्पेस दिया आपको लिखना पड़ेगा, उसी में लिखना है आपको। आप काटिए, 2 पेज का है तो पहला पेज भले कट गया, दूसरे पेज में आप लिख रहे हैं तो भी चेक होगा। लेकिन अगर दोनों पेज आपने काट दिया और उसके बाद मैं सी पोर्शन में लिखूंगा, आप सोच रहे हैं यहां पे साइड में लिख के कि 2 का बी है, तो चांस है कि आपका चेक ना हो। चलिए मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता देता हूं, लास्ट में आप मेरे से पूछिएगा। कैलकुलेटर कौन सा यूज करेंगे, कौन सा अलाउड है?
नॉन प्रोग्रामेबल, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि साइंटिफिक यूज करें कि नॉन साइंटिफिक यूज करें, कुछ भी यूज कीजिए, वो प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, प्रोग्रामेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ पूछता है, जबरदस्ती के पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है, जितना पूछा जाए बस उतना लिखिए। आपको पूछा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी ही लिखिएगा, वहां पे जबरदस्ती का ये मत लिखिएगा कि वर्कबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, वर्कबिलिटी के टेस्ट क्या है, या कुछ और फैक्टर्स आप लिखे जा रहे हैं। जितना पूछा जाए आप उतना ही लिखेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ज्यादा करके लिखूंगा तो ज्यादा मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं है। सामने चेक करने वाला बस वही देख रहा है कि उसके पास जो आंसर शीट है उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर शीट में है या नहीं है। तो एक्सेस नहीं लिखेंगे, एक्सेस राइटिंग नहीं करना है आपको, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है, टू द पॉइंट आप लिखेंगे। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को आप कैसे डील करेंगे? न्यूमेरिकल्स को आप कैसे डील करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे मैक्स टू मैक्स। कोई न्यूमेरिकल आपको दिखता है एसएसडी का, सिंपल है, v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, बहुत आसान है। मैं क्यों सॉल्व करके देखूं? v दिया है, t पता है, f पता है, मैं तो निकाल लूंगा एग्जाम में, कैलकुलेटर में तो पुट करना है। गलत थिंकिंग है आपका। जब तक उस न्यूमेरिकल को आप अपने हाथ से बाय स्टेप नहीं लिखेंगे, आपको हेल्प नहीं करेगा। आप जान लीजिए ये चीज, जब तक आप अपने प्रैक्टिस में अपना हाथ नहीं चलाएंगे, आपका एग्जाम पेपर के समय आपका हाथ नहीं चलेगा, और अगर चल भी गया तो आपका ज्यादा समय लगेगा। तो न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम बाउंड करेंगे। टाइम बाउंड मतलब ऐसा नहीं कि आराम से बैठे और मैं बना बना के बढ़िया से सॉल्व करके लिख रहा हूं, लो भाई मैं सॉल्व किया। 2 घंटे में आपको 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आसान नहीं है। समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, टाइम बाउंड होना चाहिए। तीसरा, कैलकुलेटर का यूज फास्ट होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैलकुलेटर यूज करना तो जानते हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेसिंग है, एक एक बटन को ऐसा ऐसा करके दबाते हैं, समय लगता है उसमें भी। वो कैसे आपका फास्ट होगा? प्रैक्टिस से, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि अभी आप जो छत्तीसगढ़ स्टेट में एग्जाम देते हैं तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, कैलकुलेटर का यूज छूट गया है आपका। अब अचानक से आपको कैलकुलेटर यूज करने को दे रहा है, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए अपने कैलकुलेटर में, कमांड होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के देखेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े न्यूमेरिकल रहेंगे, आपको कम समय में करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स का ये थ्योरी का आपको बताता हूं। आप थ्योरी किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं? आप पैराग्राफ बेस्ड लिखेंगे कि पॉइंट बेस्ड लिखेंगे? आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कबिलिटी पूछा या कोई थ्योरी पूछ दिया, एडवांटेजेस ऑफ कुछ पूछ दिया, या फिर फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में कुछ पूछ दिया, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आप पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप हमेशा पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ये होता है कि चेक करने वाला के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल आप प्रेशर डाल रहे हैं कि मैंने 8 पॉइंट लिखा है। अगर आप 1 नंबर भी दे रहे हो 1 पॉइंट के लिए, तो 10 मार्क के क्वेश्चन में मेरे को 8 नंबर तो 2 कम से कम। आप पैराग्राफ लिखे, इतनी को आप कट शॉर्ट करके 4 लाइन में कंप्लीट कर दिए, वो सोचा 4 लाइन लिखा है 5 नंबर दे देता हूं। आप लिखेंगे पॉइंट वाइज, पहला चीज। दूसरा चीज आप करेंगे कि हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ वर्ड आपको इंपॉर्टेंट दिखा होगा, वो इंपॉर्टेंट वर्ड को ना अंडरलाइन कीजिएगा, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही बता रहा हूं। फर्स्ट क्लास ब्रिक के कुछ स्पेसिफिकेशन आपको दिखे होंगे, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए आप एक लाइन में लिखे हैं। अब जितना स्ट्रेंथ आपने लिखा है ना उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, सेम पेन से कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2-2 पेन यूज कीजिए, एक ठो ब्लैक यूज कीजिए, एक ठो ब्लू यूज कीजिए, ये सब मत कीजिए, आपके पास वहां पे समय रहेगा नहीं। आप एक ही पेन यूज करना, या तो ब्लू यूज कीजिए या ब्लैक यूज कीजिए, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो अंडरलाइन कीजिएगा।
इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना रहता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, जितना भी परसेंट है उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लिखते समय ही वो अंडरलाइन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो चेक करने वाला है वो एकदम उसको बहुत आसान कर दिया ना आपने। अब वो इंसान क्या देख रहा है, पॉइंट भी है और उस पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, लड़के ने वो भी टिक मारा है, ये तो बढ़िया है। उसके खुद का मन करेगा कि नहीं यार, जो 8 नंबर देने वाला था 10 के क्वेश्चन में वो 9 दे देगा। छोटा सा चीज है लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? फ्लो चार्ट या रफ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप शुरू में तो सोच के जाएंगे कि मैं स्केल से बनाऊंगा या बहुत अच्छे राइटिंग से वहां पे डायग्राम बनाऊंगा, समय तो है ही नहीं, कहां से बनाएंगे। फ्लो चार्ट या रफ डायग्राम से आप कम समय में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप जानते हैं फिगर्स के माध्यम से सामने वाला ज्यादा अच्छा समझता है। एग्जामिनर को भी आपको वही दिखाना है कि हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, अपना आंसर को अच्छे से प्रोजेक्ट करके दिखाना है। वहां पे कम संसाधन के साथ भी आप बहुत अच्छा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बशर्त यह है कि सामने वाले को आप अपना जितना है वो अच्छे से दिखाइए। 4 ही पॉइंट पता है लेकिन उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कीजिए कि वो अच्छा मार्क दे। हो सकता है आपको बहुत चीज पता हो लेकिन आप अच्छे से लिख ही नहीं पा रहे हैं और आपको मार्क ही ना मिले। फ्लो चार्ट या रफ डायग्राम अगर कहीं पे बनाना रहे तो जल्दी से बना देंगे, उससे एग्जामिनर को यह लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग अच्छा है स्टूडेंट का, उसमें मार्क अच्छा मिलता है। ठीक है, इतना चीजें तो हो गई, प्रिपेयर करोगे कैसे? सबको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और बहुत अच्छे से करना है। पीवाईक्यूज हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और इस एग्जाम में खासा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 50 to 60 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं। पिछला 10 साल का उठा के देख लीजिए, आपको 50% क्वेश्चन तो आपको सेम दिख जाएंगे। थ्योरी भी सेम पूछ देता है। पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज किसके? एसएससी जेई मेंस का पीवाईक्यू है। इसको आप 3 बार कम से कम देखना है आपको, प्रीवियस कम से कम 10 ईयर्स। एसएससी जेई मेंस पीवाईक्यू आपको कम से कम 3 बार लगाने हैं। और लगाने का मतलब ये नहीं है कि बस पेज पलट लो मेड इजी या आईएएस मास्टर का कि अच्छा ये क्वेश्चन आया चलो पढ़ लेता हूं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना भी है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपके हाथ में वो प्रैक्टिस नहीं आएगा। एक और चीज, बहुत जैसे मैं अपना राइटिंग के बारे में बोल रहा हूं कि मेरा राइटिंग भी उतना बढ़िया नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जो भी राइटिंग आपका बनाएंगे वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। बहुत सुंदर नहीं लिखना है, बहुत सुंदर लिख भी नहीं पाएंगे आप वहां पे। अंडरस्टैंडेबल होना है। आप राइटिंग को अगर ऐसा लिख देंगे तो कहीं से आपको मार्क नहीं मिलेगा। ज्यादा लिखने के चक्कर में अगर ऐसा लिख दिए और खराब हो जाएगा। अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए, सामने वाले को पढ़ने आना चाहिए। एग्जामिनर इस कोर्स के बारे में जानते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का वो पढ़े हुए हैं, सब जान रहे हैं, वो समझ जाएंगे जो वर्ड आपने लिखा है, लेकिन सामने से विजुअलाइजेशन ठीक होना चाहिए। एसएससी जेई मेंस पीवाईक्यू 3 बार, ईएससी मेंस आपका जो कन्वेंशनल है एक बार देखिएगा इसको। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको पूरा बनाना है। मेंस के आप वो क्वेश्चन बनाएंगे ईएससी के जो एसएससी में पूछे जा सकते हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये एसएससी में पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा? वो पता चलेगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे। एसएससी प्रीवियस के आप 10-12 साल उठा के देख लीजिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ईएससी का मेंस उठाना, अब ईएससी के मेंस में आप वो क्वेश्चन लगाएंगे। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है एसएससी में? खुद से पूछेगा नहीं, एकदम हेवी लग रहा है, हेवी लग रहा है तो उसको जाने दीजिए। जो लग रहा है नहीं यार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको लगाइएगा। एसएससी जेई मेंस 3 बार तो लगाना ही लगाना है, ईएससी मेंस 1 बार लगाना है। इसके पहले आप क्या करेंगे? क्या डायरेक्ट आप पीवाईक्यू लगाएंगे? मेरा ये मानना है कि अगर आपने ये एग्जाम निकाला है मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना नोट्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा। सभी के नोट्स बने हुए होंगे, नोट्स रिवाइज होना चाहिए एक बार, फिर आप उतरेंगे एसएससी जेई मेंस पीवाईक्यू में, बीच बीच में ईएससी मेंस के भी क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। एक टाइम परमिट्स के हिसाब से, ठीक है।
लेकिन ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, एक बार करना ही है। अगर टाइम मिले तो और कर सकते हैं इसमें, लेकिन इतना करना ही करना आप 3 बार। न्यूमेरिकल दिख रहा है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, पता है, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देख लेना क्या है कैसा है। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी गलतियां आपको पता ही नहीं चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे थोड़ा सा टाइम को मद्देनजर रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे। कोई थ्योरी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, 10 पॉइंट लिखना है, आप 10 मिनट नहीं दे सकते उस क्वेश्चन में, क्योंकि उसका वेटेज उतना नहीं है कि आप 10 मिनट दे दें। उसका वेटेज के हिसाब से आपको हो सकता है वो थ्योरी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो। प्लेट लोड टेस्ट अगर आपको 10 नंबर में दे दिया, आप क्या करेंगे? वो तो बहुत बड़ा है। आपको लगेगा मैं फिगर भी बना लेता हूं, मैं लास्ट में फॉर्मूला भी लिख देता हूं, एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अरे ये सब अगर आपने कर दिया तो वो क्वेश्चन पे आप समय नहीं दे पाएंगे जो ज्यादा वेटेज का है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। कैलकुलेटर, हैंड, हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हैंड राइटिंग उससे थोड़ा बेटर भी होगा और कैलकुलेटर पे आपका कमांड भी बढ़ेगा। थ्योरी के मार्क्स पे क्या, थ्योरी में क्या पूरे मार्क्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या पूरे मार्क मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। डिजाइन वाले क्वेश्चन में पूरे मार्क मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन में क्या पूरे मार्क्स मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको थ्योरी क्वेश्चन भले कोई आसान दिख जाए, लेकिन आप पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहेंगे? आपको पहले न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहिए, डिजाइन अटेम्प्ट करना चाहिए या डेरिवेशन अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं सबसे पहले डिजाइन अटेम्प्ट करूंगा। स्टेप्स सेम रहते हैं, प्रैक्टिस करके जाइए, बीम का मान के चलिए। कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि कुछ एकदम उटपटांग डेटा दे दिया, सेम सेम टाइप का डेटा देता है। पकड़िए, डिराइव कर दीजिए, डिजाइन कर दीजिए उसको, मतलब, और 25 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। शुरू में ही आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 10 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन बना दिए, 25 नंबर का बना दिया, बढ़िया हो गया आपके लिए। मान के चलिए आप कोई थ्योरी से स्टार्ट किए, वर्कबिलिटी का एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, आप लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, शुरू में ही आपका 20-25 मिनट निकल गया और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, आप आगे के लिए घबरा जाएंगे। स्टार्ट करेंगे आप न्यूमेरिकल या डिजाइन से और बाद में आप थ्योरी को लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में वैसे भी दिमाग नहीं चलता है। हो सकता है आपका न्यूमेरिकल में दिमाग उस वक्त ना चले, लेकिन थ्योरी का कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिलता जाएगा और समय कम रहेगा, कुछ ना कुछ आप लिखेंगे उसमें। लेकिन न्यूमेरिकल में अगर दिमाग नहीं चलेगा तो बस वो 0 हो जाएगा। यूज ओनली 1 पेन, ठीक है। सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए 2-2 पेन यूज कर रहे हैं। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो करिए, लेकिन मेरा एडवाइस होगा कि एक ही पेन यूज कीजिए और एक ही पेन के साथ अच्छा प्रेजेंटेशन कीजिए। जैसे मैं बता रहा था, थ्योरी आप लिख रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कीजिए, वो एक अच्छा एक्सपोजर देगा। लेकिन 2-2 पेन यूज करने का मैं एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें समय लगता है। आप स्टेप मार्किंग का पूछे थे, स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है, स्टेप मार्किंग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लास्ट आंसर नहीं आया तो आपका पूरा काट देगा। स्टेप मार्किंग है, आपको मार्क मिलेगा, लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितना मार्क मिलेगा। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना मार्क देना चाह रहा है आपको, पहला। दूसरा ये भी डिपेंड करेगा कि आपका गलती जो है वो शुरुआत में हुआ है कि लास्ट में हुआ है। अगर लास्ट में हुआ है तो आपको मार्क्स प्रोपोर्शनेटली ज्यादा मिलेंगे। शुरू में हुआ है तो ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने शुरू में ही उसको गलती कर दिया। यहां पे आप स्केल यूज नहीं करेंगे, समय नहीं है उतना, तो दिमाग में भी नहीं रखेंगे कि मैं स्केल वैल्यू यूज करके नहीं वहां पे यूज करूंगा। दिमाग में एक चीज बैठाइए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जो समय कम लेता है लेकिन मार्क्स ज्यादा देता है। तो आप अटेम्प्ट
दैट क्वेश्चंस फर्स्ट विच गिव्स मोर मार्क्स इन लेस टाइम। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका मार्क हेवी कर देता है, बहुत ज्यादा मार्क दे रहा है, लेकिन कम समय में आपका वो अटेम्प्ट हो जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। पेपर के एंड में आपको जो भी टेबल चाहिए रहेगा, चाहिए वो आईएएस कोड का हो या किसी और चीज का हो, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसके वैल्यूज आपको इस टेबल में मिल जाएंगे। तो कोई भी एक ऐसा डेटा नहीं रहेगा जो आपको एकदम याद करके जाना पड़ेगा, जो आईएएस कोड में है उस टाइप से जो भी आपको डेटा रहेगा टेबल का हो या कोड का हो, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कोई ग्राफ बनाना पड़े, सॉइल का कोई क्वेश्चन है सीव एनालिसिस का और आपको ग्राफ बनाना पड़ रहा है, तो ग्राफ पेपर आपको वहां पे अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, जनरली एग्जाम हॉल में वो ग्राफ पेपर आ जाता है, वो आपके ऊपर है, अगर आपको यूज करना है तो आप ले लीजिए, नहीं करना है तो मत लीजिए। तो ग्राफ पेपर वहां पे आपको अवेलेबल रहेगा, अगर यूज करना है तो कर सकते हैं। लेकिन आप ग्राफ पेपर वाले क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करेंगे जब वो बहुत ज्यादा हेवी मार्क्स आपको दे रहा हो। ठीक है, अगर कम मार्क्स का है वो और आपको ग्राफ पेपर भी यूज करना है तो समय का ध्यान रख के आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिया गया हो जिससे आपका समय पूरा वेस्ट हो जाए। छोटा सा चीज है लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि प्री आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन प्री से कुछ नहीं होता है, आप बस क्वालिफाई हुए हैं। मेंस ही आपको सिलेक्शन और रैंक दिलाएगा, याद रखिएगा। मेंस डुबा भी सकता है, मेंस बना भी सकता है, हो सकता है आपका प्री में 140 150 नंबर भी क्यों ना हो। अगर आपका मेंस में 150 आ गया या 150 से कम आ गया तो आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि अभी वाला सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं बच्चे। तो आपका मेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप करेंगे। मेंस से आपका सिलेक्शन और रैंक दोनों डिसाइड होगा। हो सकता है प्री में आपके अच्छे मार्क्स हैं, मेंस आपने अच्छा नहीं किया, रैंक आपका कम आ गया, आपको डिजायर्ड डिपार्टमेंट नहीं मिला। मेंस अगर आपका अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन तो श्योर है, रैंक भी बहुत अच्छा आएगा। आपको टारगेट करना है किसी भी हालत में 230 प्लस स्कोर करना, बहुत सेफ है, आपको डिजायर्ड डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा इतने में। ठीक है, वैसे आपका सिलेक्शन का बस सिर्फ बात करें तो 200 प्लस में भी आपके चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको 230 प्लस स्कोर करना है। टारगेट बनाइए 230 प्लस का। 230 प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हैं? अगर आप मेजर 5-6 सब्जेक्ट को उठा लें, वहीं पे आपका 160 170 नंबर निकल के आ जाता है। क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं मेजर जिसको आपको सॉल्व करके 180 नंबर 170 नंबर तक आप स्कोर कर लेंगे? बता रहा हूं मैं। सॉइल है, आरसीसी है, स्टील है, सर्वे है, बिल्डिंग मटेरियल है, इरिगेशन है। 6 सब्जेक्ट है, इसमें तो 200 भी पहुंच जाएगा अगर एग्जाम उस टाइप से रहा तो। इतने को करके आप इतने नंबर का अटेम्प्ट कर जाओगे। उसके बाद हाईवे थोड़ा पढ़ लिए, जो जो टॉपिक मैंने बताया है, सोम के जो टॉपिक बताए हैं वो आप कर लिए, एनवायरनमेंट का जो टॉपिक बताए हैं वो कर लिए, ये फिर बढ़ के आ जाएगा 240 अटेम्प्ट में। उसके बाद कुछ और है जैसे रेलवे, एस्टिमेशन, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स के वही टॉपिक कीजिएगा जो जो मैंने बताए हैं, और आगे बढ़ जाएगा। उसके आगे हाइड्रोलॉजी का थोड़ा बहुत अगर देखना है तो देख सकते हैं आप, और नहीं देखना है तो नहीं भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आज का तो इतना ही था, मैं यही आपको बताना चाहता था। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ये जब आप प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो थोड़ा सा प्री माइंड सेट रखिएगा कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे। ये आपका धीरे धीरे आएगा। जब आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, आपको लगेगा नहीं यार मेरे को ये वाले क्वेश्चन को पहले बनाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन का कमांड अच्छा है मेरा, तो मैं कम समय में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाऊंगा। ठीक है, तो अगर वो वाला क्वेश्चन आपको दिख गया तो आप पहले बना लीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चन को लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप पहले बनाएं, वो आपका समय ले लेगा, और एक बार आपका समय वहां चले गया तो आप हड़बड़ा जाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं आप।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है कि आप कन्वेंशनल पेपर अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम में पहला अटेम्प्ट सबसे बेस्ट अटेम्प्ट होता है, क्योंकि इंसान कॉन्फिडेंस में जाता है। और अभी तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, पता है, आपको बस देखना है, प्रैक्टिस करना है और जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से लगा लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं से हाई होगा। बताइए, कुछ डाउट है तो। नॉन टेक कौन सा नॉन टेक बताइए? इंडिया जीएस का बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीएस का बोल रहे हैं, एफटी बोल रहे हैं, सभी? देखिए, अभी आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप नॉन टेक को या तो छोड़ दें या बहुत कम कर दें उसका टाइम को। अभी पूरा फोकस मेंस पे डालें। समय लगता है इस चीज़ को करने में, और शुरुआत में ज़्यादा समय लगेगा। धीरे धीरे जब आप फ्लो पकड़ेंगे तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन उसके पहले तो आपको पूरा अच्छे से देना पड़ेगा। अभी सामने यही एग्ज़ाम आपका दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसको आपको देना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप प्री भी क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ मेंस बाकी है। अभी वाले करंट सिचुएशन में तो आपको नहीं मिलने वाला। पूरा फोकस इसी पे डालिए। बुक सभी बेस्ट हैं। देखिए, मैं मेड इजी का फॉलो किया था, मेरे को अच्छा लगा था। आईएएस मास्टर का भी अच्छा रहता है, एएस का भी अच्छा रहता है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब में अच्छा एक्सप्लेनेशन है। शुरू के जो दो हैं मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। और हड़बड़ाना मत एग्ज़ाम में जाके। क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिख जाएगा और फिर आप वो हो जाएंगे, उसमें घबरा जाएंगे। ये चीज़ नहीं करना है। अच्छी बात ये रहेगी आपको कि मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो रहेगा, 80% क्वेश्चन जो रहेगा आपके देखे देखे से आपको लगेगा 80-90%। तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, वो वाले पोर्शन को उठाना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बढ़िया से उसको सॉल्व करके कम समय में निकाल लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके वीक पोर्शंस में जाने। वीक पोर्शन मतलब जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को जनरली सेकेंड हाफ में रखिएगा, 1 घंटे के बाद वाले टाइम में। कम समय में निपटाना रहेगा। हो सकता है लास्ट में ऐसा टाइम आपको बचे कि एक 15 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन को आपको 2 मिनट मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें लिखना पड़ेगा। उसमें आप स्मार्ट अप्रोच रखेंगे, जो भी आता है उसको लिखेंगे, लेकिन अंडरलाइन भी करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। एक ही पॉइंट है मान के चलिए, तो कोशिश कीजिए उसको 2 पॉइंट में बना दो। हो सकता है एग्जामिनर जो है वो सिर्फ पॉइंट देख रहे हैं और बीच में अच्छा ये भी है ये भी है, उनके दिमाग में ये रहा अच्छा 8 पॉइंट लिखे हैं तो चलो 8 नंबर तो दे ही देता हूं, लेकिन आपके पास इफेक्टिवली वहां पे बस 6 पॉइंट था, आपने उसको 8 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर और कुछ अगर आपको डाउट होगा तो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप डिस्कस कीजिए। कुछ पूछना है तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जो अभी समय बाकी है उसको पूरा इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए। करंट सिनेरियो के हिसाब से इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम है। जब आप एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे रिलैक्स महसूस करेंगे, आपका पेपर चेकिंग भी बहुत जल्दी होगा, रिजल्ट आता है सही टाइम पे, डीवी होता है सही टाइम पे और ज्वाइनिंग भी होता है सही टाइम पे, तो एकदम सीक्वेंस वाइज चलता है और आपका लाइफ भी बढ़िया रहेगा। तो
इसको लाइटली मत लीजिएगा इस एग्जाम को कि चलो प्री क्लियर हो गया, एक बार देख लेते हैं, मेंस दे के देख लेते हैं वाला सिचुएशन में नहीं रहना है। ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू एवरीवन। बताइए। देखिए, मान के चलिए कि ऐसा कोई टॉपिक आ गया जिसमें आपका हेवी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन आपके पास कंटेंट बहुत कम है, उस केस में आप हल्का फुल्का साइड में डिविएट कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए आपके पास अनलिमिटेड टाइम है नहीं, उसी समय में आपको करना है। तो आपको ये सोचना है कि मेरे ये लिखने से मेरे को सही में फायदा होगा कि नहीं होगा, कि मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। हो सकता है जितना आपने लिखा है वो सफिशिएंट हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरे को और लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है, जितना है उतना लिखे और आपको उतना समय नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके माइंड में अभी ऐसा चल रहा है कि नहीं वो पूछा तो मैं तो और भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको समय मिलेगा ही नहीं। जितना है उतना आप अच्छे से लिख लिए तो बहुत बड़ा बात है। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 5 सेक्शन, उसके 17-18 क्वेश्चन अगर आप सही से अच्छा अटेम्प्ट कर दिए, मतलब आपका बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा। बाकी किसी और चीज में दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का कहीं पे आप दे रहे हैं क्या टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज बताइएगा, अगर आपको लगेगा तो उसके हिसाब से फिर प्लान कर सकते हैं। अगर अच्छे स्टूडेंट्स रहे तो टेस्ट सीरीज प्लान किया जा सकता है। उसमें क्वेश्चंस को फ्रेम करके आपको भेजेंगे, फिर आप आंसर शीट को स्कैन करके देंगे और मार्क्स हम फिर कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपको लगेगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम स्टूडेंट्स होने चाहिए, तब उसके बारे में हम सोच पाएंगे। ग्रुप में डिस्कस करके बता दीजिएगा जो भी है। बाकी अपना आंसर राइटिंग अपने एंड से पूरा प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर को बनाएंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। ओके ओके।